इस प्रकार जब लोकसभा पास कर देती है या पहले राज्यसभा पास कर देती है तो दूसरे हाउस में जाता है और वहाँ पर डेडलॉक की स्थिति रेयरली हो सकती है। संविधान में उसका प्रावधान करता है कि डेडलॉक में क्या होगा। डेडलॉक मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच में बिल को पास करने को लेकर सहमति नहीं है। जिस रूप में लोकसभा पास कर रही है बिल को, उस रूप में राज्यसभा पास नहीं कर रही है। राज्यसभा मान लीजिए या तो उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लोकसभा चाहती है कि बिल पास हो जाए, ये डेडलॉक का कारण हो सकता है। राज्यसभा दूसरा क्या किया कि अमेंडमेंट के साथ बिल को पास कर रही है, लेकिन इस अमेंडमेंट को लोकसभा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यह भी डेडलॉक का विषय हो सकता है। और राज्यसभा क्या कर रही है कि 6 मंथ तक बिल को पास नहीं कर रही है, यह भी डेडलॉक का प्रश्न है। किन परिस्थितियों में लोकसभा राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। गतिरोध कब हो सकता है, इसको जानना जरूरी है। तो यह 3 कंडीशन नॉर्मली है कि राज्यसभा रिजेक्ट कर रही है लोकसभा के पास किए गए बिल को, तो पहला ये प्रॉब्लम हो गया। लोकसभा इसको चाहती, उसको संसद कानून बनाने के लिए एक तरह से बाधा हो गया, डेडलॉक हो गया, नहीं बन रहा है। और फिर उसको कैसे क्या होगा। और दूसरा है कि अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने पास किया, उस अमेंडमेंट पर लोकसभा सहमत नहीं है, लोकसभा उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये भी डेडलॉक हो जाएगा। और तीसरा है कि 6 माह तक राज्यसभा ने उस बिल को टेकअप नहीं किया और वह बिल नहीं बन पाया। डेडलॉक की स्थिति में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करता है एक तरह से डेडलॉक के लिए। संविधान में इसका प्रावधान दिया हुआ है। और जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट डेडलॉक के केस में होता है, इसको कहते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसका प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन का, और दोनों सदन एक साथ बैठता है। नॉर्मली लोकसभा अलग राज्यसभा अलग बैठने का है, लेकिन जब भी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ दोनों लोग बैठते हैं। और इस केस में लोकसभा में 545, राज्यसभा में जो होता है 245, कुल मिलाकर 790 लोग एक साथ एमपीज बैठते हैं। 790 एमपी सिट टुगेदर। और इसमें चूंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए लोकसभा का ही अभिमत प्रभावी होता है। और लोकसभा जिस रूप में बिल को पास कराना चाहती है, उस रूप में बिल पास हो जाता है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होता है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस तरह से यह बिल पास होता है। यानी कि वो प्रेजेंट और जो वोट दे रहे हैं उनका सिंपल मेजोरिटी के आधार पर यह बिल पास होता है। जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, उसको प्रेसाइड कौन करता है, हाउस में प्रेसाइडेड बाय स्पीकर। यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है वही ज्वाइंट सेशन को प्रेसाइड करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है, तब लोकसभा का डिप्टी स्पीकर उसको प्रेसाइड करेगा। और अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी प्रेसाइड करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तब डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा उसको प्रेसाइड करेगा। इस तरह का प्रावधान संविधान में किया गया है। और इस तरह से यह बिल पास हो जाता है और बिल अगले स्टेज में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर बिल आता है आगे। तो ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता कहां पर होती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे बड़ी बात है कि जो मनी बिल है, मनी बिल यानी जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में जो इसका प्रावधान 101A1 A to G, ये जो प्रावधान किया गया है धन विधेयक का, तो धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। ये संविधान में कहा है कि नो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर ऑल इन ऑल जो पावरफुल होता है वो लोकसभा में होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्लियामेंट लोकसभा can only take up that money bill. The money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha. Rajya Sabha में introduce नहीं हो सकता money bill. और Rajya Sabha cannot reject the money bill. Rajya Sabha can maximum withhold the money bill for 14 days. स्पष्ट है, राज्यसभा को मनी बिल के बारे में बहुत कम शक्तियां हैं। It can only recommend. राज्यसभा केवल रेकमेंड कर सकती है मनी बिल के बारे में। इसलिए जिस रूप में लोकसभा चाहती है मनी बिल को पास करना, उसी रूप में मनी बिल पास हो जाता है। बिना
राज्यसभा के पास किए हुए ही अगर 14 दिन तक राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं कर पाता है तो यह माना जाता है कि मनी बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया, जिस रूप में उसको लोकसभा ने पास किया था। तो एक तरह से धन विधेयक का बात है, मनी बिल का बात है, यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का कोई स्कोप नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नहीं है, और नहीं ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस रूप में लोकसभा चाहता है धन विधेयक उसी रूप में पास हो जाता है। दूसरी बातें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368, ये स्पेशल प्रावधान दिया हुआ है 368 में कि लोकसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी पड़ती है और राज्यसभा को भी पास करनी पड़ती है, दोनों को पास करने पड़ेगा। और अगर डेडलॉक है तो ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन सकता है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए यहाँ अगर डेडलॉक है तो कोई उपाय नहीं है कि ज्वाइंट सेशन करके डेडलॉक को खत्म कर दिया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर दोनों सदनों के स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। तीसरी बात जो है फाइनेंशियल बिल है, जो वित्तीय विधेयक है, फाइनेंशियल बिल है, कैटेगरी 1 में आता है, जो 117(1) में, यह भी मनी बिल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है और इस पर भी कोई ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। तो ज्वाइंट सेशन न मनी बिल पर हो सकता है, न कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर हो सकता है, और न ही फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 पर हो सकता है। तब कहां होगा, किस परिस्थितियों में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट पॉसिबल है? तो इसके लिए जो परिस्थितियां हैं दो है। ऑर्डिनरी बिल पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है, 107 में दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 107 में कि लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक होगा, गतिरोध होगा तो हो सकता है। और दूसरा जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो है और जिसका 117(3) में जिक्र है, इस पर भी डेडलॉक होने पर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 मनी बिल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ही एक तरह से ट्रीट किया जाता है, समान विधेयक की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपके सामने स्पष्ट है 1, 2, 3, यहाँ पर कोई ज्वाइंट सेशन का स्कोप नहीं है। ज्वाइंट सेशन का स्कोप केवल और केवल सामान्य विधेयक पर है, ऑर्डिनरी बिल पर है और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 पर है। इवन कैटेगरी 1 पर कोई स्कोप नहीं है। ये आपके सामने एक पिक्चर है कि कहां ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है और कहां पर नहीं हो सकता है। इस तरह से जब बिल दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है तब बिल को अगले स्टेज में एंट्री मिलती है। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट बनता कैसे है। आर्टिकल 79 बताता है पार्लियामेंट का निर्माण कैसे होता है। पार्लियामेंट जो भारत की संसद है वो 3 तरह से निर्मित होता है। एक लोकसभा से बनता है, पार्लियामेंट का पहला अभिन्न अंग है लोकसभा, पार्लियामेंट का दूसरा अभिन्न अंग है राज्यसभा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी संसद का निर्माण लोकसभा से हो रहा है, राज्यसभा से हो रहा है और राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बिल जो लोकसभा में मान लीजिए आता है तो लोकसभा के पास आएगा, फिर राज्यसभा के, और जब राष्ट्रपति असेंट करते हैं तभी यह बिल एक्ट बन पाता है। तीनों के द्वारा जब तक इस बिल को ओके नहीं कर दिया जाता है तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाता है। ये संविधान का प्रावधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। और इस प्रकार अगले चरण में बिल लोकसभा से पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास लाया जाता है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए जानना। तो अगला स्टेज एक तरह से 13th स्टेज है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया फॉर एसेंटिंग द बिल। एसेंटिंग द बिल यानी कि बिल को राष्ट्रपति के पास लाया गया, लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति और राज्यसभा से पास होने के बाद फॉर असेंडिंग द बिल। नाउ द बिल इज बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास है, बिल को आ गया है। अब राष्ट्रपति का क्या ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है जानना यहाँ पर कि राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, ये जानना जरूरी है। तो जो पहला एक्शन है राष्ट्रपति का कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में असेंट द बिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में असेंट द बिल, राष्ट्रपति के द्वारा जो विधेयक है उसको असेंट कर दिया गया। असेंट मतलब सहमति देना, तो राष्ट्रपति द्वारा बिल को सहमति दे दी गई। ऐसे कंडीशन में यह जो बिल है वो बन जाता है एक्ट, कानून
का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त होते ही बिल एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट ऐसा न करके दूसरा कदम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में विथहोल्ड एसेंट ऑफ द बिल, यानी कि बिल को एसेंट देने से विथहोल्ड कर दिया, यानी मना कर दिया। राष्ट्रपति के द्वारा बिल को विथहोल्ड कर दिया गया, इसको कहते हैं। इस प्रकार यह बिल कभी भी खत्म हो जाता है, यह कभी भी एक्ट नहीं बन पाता है बिल, ये ध्यान रखना है। और जब राष्ट्रपति विथहोल्ड करता है एसेंट को, तो इसको एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो? Absolute veto. तो absolute veto है when the president of India, instead of ascending the bill, withhold the assent of the bill, then by that process the bill ends. And that process, that veto is known as absolute veto. और इस तरह से बिल खत्म हो जाता है। तीसरी प्रक्रिया आईना करके प्रेसिडेंट के पास जो अगला एक्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिटर्न द बिल। यहां पर प्रेसिडेंट के पास तीसरा एक्शन कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिटर्न द बिल टू द हाउसेस फॉर, किस लिए लौटाया हाउस को? पुनः फॉर रिकंसिडरेशन, कि पुनः विचार कीजिए इस बिल को। रिकंसिडरेशन यानी बिल को पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा न तो एसेंट दिया गया, न विथहोल्ड किया गया, उसको मना भी नहीं किया गया और उसको एसेंट भी नहीं किया। प्रेसिडेंट ने क्या किया कि वापस भेज दिया, और ऐसे स्थिति में पुनः लोकसभा से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा से पुनः पास करना पड़ेगा, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट शैल, ये कंपल्सरी है, मस्ट एसेंट द बिल। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एसेंट करने का, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। लेकिन जब वो लौटाता है और फिर संसद उसको टेकअप करती है बिल को, इस प्रक्रिया में कुछ समय के लिए वह बिल एक्ट बनने से रुक जाता है, एक्ट नहीं बन पाता है। इसलिए इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो यानी यह भी एक वीटो है कि कुछ समय के लिए जो बिल है वो एक्ट बनने से सस्पेंड हो जाता है, इसलिए इसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। चौथा जो एक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ एक्शन भी अडॉप्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डू नथिंग। यहां पर प्रेसिडेंट न तो एसेंट कर रहा है, न एसेंट को विथहोल्ड कर रहा है, न ही रिटर्न किया है, बल्कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में बिल पड़ा हुआ है और कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। इसका कारण है नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में ये कोई समय नहीं दिया गया है कि कितने समय के अंदर एक बिल को पर राष्ट्रपति को निर्णय ले लेना है। नहीं देने के कारण राष्ट्रपति उसको लंबे समय तक उस बिल को बिना एक्शन लिए अपने पास रख सकता है, और इसलिए इस राष्ट्रपति के द्वारा जो इन एक्शन है उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। ऐसा एग्जाम्पल है संविधान में कि पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, और इस तरह से वह बिल ही रह जाता है, वो कभी भी एक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको एसेंट नहीं किया और ना ही रिकंसीडर किया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 4 ऑप्शन है। तो नॉर्मली आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली एसेंट ही करेगा, रिकंसीडर कर वापस करना जो है विथहोल्ड करना, ये भी एक तरह से राष्ट्रपति के, चूंकि जो भी बिल आता है उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी कर रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर कर रहा है, इसलिए अगर लौटाने वाली बात होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन होगा, यह विथहोल्ड करने की बात है। लेकिन जो सी एक्शन है यहाँ पर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है, विवेकीय है, शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को लौटा सकता है, इवन बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन का प्रेसिडेंट रिकंसीडर करने के लिए लौटा सकता है। और जो पॉकेट वीटो है वो अलग अलग परिस्थितियों में प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को एक तरह से रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। सत्ता चेंज हो जाता है तो पुराना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव को नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एब्सोल्यूट वीटो करने के लिए प्रेसिडेंट को कह सकता है, रिकमेंड कर सकता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इस पर कभी भी एब्सोल्यूट वीटो नहीं प्रकरण। द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन कि राष्ट्रपति इसको एसेंट दे दे। जब एक संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति के पास एकमात्र ऑप्शन होता है इसको एसेंट देना, सहमति देना। और यह प्रावधान किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाता है एसेंट करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको एसेंट करेगा। राष्ट्रपति इसको ना तो वापस भेज सकता है रिकंसीडर के लिए, और ना ही एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है, और ना ही इस पर पॉकेट वीटो कर सकता है। इसके अलावा जो मनी बिल है 110(1) के तहत इसको कभी भी रिटर्न नहीं किया सकता है। नो रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी दिया हुआ है। मनी बिल को कभी भी सस्पेंसिव वीटो का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, मनी बिल को एब्सोल्यूट वीटो किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मनी कुल बी एब्सोल्युटली वीटोड बट मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न, एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपका प्रेसिडेंट का है, और इस तरह से जब ये राष्ट्रपति बिल को अनुमति दे देता है तो वह बिल जो है एक्ट बन जाता है ये। और इस एक्ट बनने के बाद उस बिल को लागू करने की दिशा में एग्जीक्यूटिव का प्रयास होता है, और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद जो अगला चरण है कि जो बिल है वो बन जाता है एक्ट, और यह जो एक्ट है वो पब्लिश होता है इन गजट ऑफ इंडिया, पब्लिशेस इन गजट ऑफ इंडिया। गजट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित होता है वह एक्ट, और इसमें दिया होता है कि वह बिल किस डेट से लागू होगा। वो हो सकता है कि बैक डेट से लागू हो या प्रोस्पेक्टिव डेट पर लागू हो। इसके अलावा जो लास्ट चरण है कि जब यह बिल बन गया, जब पब्लिश हो गया, तब ये आता है एग्जीक्यूटिव के पास, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है रूल इंप्लीमेंटेशन, लॉ इंप्लीमेंटेशन। सो एग्जीक्यूटिव इज टू इंप्लीमेंट द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कानून लागू करने के लिए ब्रॉडर रूल्स बनाता है, मोडस ऑपरेंडी बनाता है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब है कानून तो बन गया पार्लियामेंट के द्वारा, अब ये लागू कैसे होगा, इसके विविध पहलुओं को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो लागू करता है, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग। यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी कानून बना रहा है, और इस कानून को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और इसी का दूसरा नाम है एक तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये डेलीगेट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि जब कानून बन गया तो इस पर जो एग्जीक्यूटिव है उस पर ब्रॉडर रूल्स बनाता है। और ये क्या है एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग, एक तरह से तो स्टैच्यू का निर्माण होता है, स्टैच्यू मेकिंग होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इस पर ऑर्डिनेंस बन सकता है कि कैसे इसको लागू करना है, एक तरह से इस पर ऑर्डर निकल सकते हैं जिससे कि एक कानून को लागू हो जाए। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव के पास आता है और इस तरह से यह कानून बन जाता है। और जब यह कानून बन जाता है तो फिर इस तरह से रूल बन जाता है। अब हो सकता है कानून के ये पहलुओं पर इस प्रक्रिया का अंग नहीं है, अगर ये कानून सही नहीं है तो इस लॉ को एक तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर सकता है, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन वो कानून निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है, ये अलग प्रक्रिया है और इस तरह से ये टेकअप होता है। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट जब तक ये कानून मूर्त रूप नहीं लेता है तब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था कि कैसे पार्लियामेंट में कानून निर्माण करने की प्रक्रिया संपन्न होती है, और कैसे पार्लियामेंट में बिल आने के पहले उसका प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस संपन्न होता है, कई राउंड में होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग से होते हुए यह बिल पहुंच जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, और जब राष्ट्रपति उसको एसेंट कर देता है तब वो एग्जीक्यूटिव के पास आता है, और एग्जीक्यूटिव उसमें जो आवश्यक रूल मेकिंग होता है उस कार्य को करता है एग्जीक्यूटिव, और तब वह लॉ बन जाता है और उस लॉ को लागू कर दिया जाता है, जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी और पूरी टीम होती है। थैंक यू वेरी मच। कैसा आपको लगा YouTube पर अपने कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।